ओनर बिजनेस में कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है तो क्या ओनर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बार बार करता है? क्या उसका नेचर रेकरिंग है, हर दिन करता है? ठीक है, बिजनेस प्रोसेस कैपिटल का इंट्रोडक्शन से चलता है? नहीं चलता है। कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? सबसे पहले छोटा सा रिकैप एक हम लोग देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर एक्चुअल में कहते किसको हैं? अनएक्सपायर्ड कॉस्ट को ही कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्वेश्चंस जो है इस पे करते हैं, जो कि आपको बताना है आप कितना समझे हैं अभी तक। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। और नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सीए सोमेश सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंक्शन बाय सीए सोमेश सिंह, जिस पे बातें होती हैं कॉमर्स के ज्ञान की। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज के जो ज्ञान की बातें हैं वो है कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं, और एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल में एक्सपेंडिचर हम कहते किसको हैं। आज हम उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है क्लास 11-12 के लिए भी, सीए फाउंडेशन के लिए भी, और इवन आने वाले जो आपके एग्जामिनेशन हैं कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड, उसमें भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। हर एग्जामिनेशन को ये कवर करता है। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। हो सकता है इस पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग डील करेंगे, 2-3 प्रॉब्लम्स है हम लोग राइट डाउन करके रखे हुए हैं, वो आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा कंप्लीट वीडियो के साथ। छोटा सा ही वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इसलिए आप जुड़े रहिए। कोई भी कमेंट्स को भी अगर इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आपको चाहिए तो कमेंट्स में जरूर कहिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको आज। ठीक है, कैपिटल रिसीट क्या है? एक्चुअल में रिसीट, कैपिटल जो वर्ड है उसको पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा, और रेवेन्यू जो वर्ड है पहले इससे समझना पड़ेगा। आपको सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये कैपिटल रिसीट कहते किसको हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते किसको हैं, रेवेन्यू रिसीट किसको कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं। सबसे पहले मीनिंग पे फोकस कीजिएगा कि एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, ये जो मेरा वर्ड है कैपिटल वर्ड, इसको कहते किसको हैं। ठीक है, ये कैपिटल वर्ड क्या है? कैपिटल का मतलब होता है पूंजी एक्चुअल में। तो पूंजीगत रिसिप्ट, पूंजीगत मतलब जो कैपिटल है मतलब परमानेंट नेचर का है, जो बार बार नहीं हो रहा है। ठीक है, कैपिटल नेचर का मतलब परमानेंट नेचर का। ठीक है, और रेवेन्यू का मतलब, रेवेन्यू का मतलब जो बार बार होता है, रेकरिंग होता है। रेवेन्यू का मतलब टेम्पररी, याद रखिएगा दो वर्ड, एक परमानेंट वर्ड है, एक टेम्पररी वर्ड। एक्चुअल में क्या होगा, दो वर्ड से है। कैपिटल जो परमानेंट नेचर का होगा, कभी कभार होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ज्यादा हैवी एक्सपेंडिचर में होगा, या हैवी इनकमिंग या हैवी आउटगोइंग्स के रूप में होगा। ठीक है, पूंजीगत खर्चे या पूंजीगत रिसिप्ट मतलब कभी कभार होगा, परमानेंट नेचर का होगा, और हैवी अमाउंट इन्वॉल्व होगा, पहला चीज। दूसरा, रेवेन्यू क्या होगा? रेवेन्यू जो है रेकरिंग नेचर का होगा, हमेशा होगा, ड्यूरिंग द बिजनेस प्रोसेस बार बार होते रहेगा, और अमाउंट इन्वॉल्वमेंट अगर देखें तो छोटा अमाउंट इन्वॉल्व होगा, बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा। तो अमाउंट से जस्टिफाई एक्चुअल में नहीं कर सकते हैं, बट नेचर उसका ये है, अगर कैपिटल है तो वो परमानेंट नेचर का है, अगर वो रेवेन्यू है तो वो टेम्पररी नेचर का है। ठीक है, वो हमेशा होते रहेगा, मतलब रेकरिंग नेचर का है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, बाद बाकी हम लोग आगे और भी डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, कैपिटल रिसीट किसको बोलेंगे? तो कैपिटल रिसीट का मतलब होगा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। देखिए मैंने बताया कभी कभार होगा बिजनेस प्रोसेस में, कभी कभार। अच्छा कोई आप बताइए, अगर आपने फिक्स एसेट्स को परचेज किया हुआ है तो क्या वो हर बार बेचेंगे आप उसको? फिक्स एसेट्स क्यों खरीदे हुए हैं? एसेट्स का यूज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट क्यों किए हुए हैं? उसको यूज करने के लिए, उससे इनकम जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो वो एसेट्स का से जो इनकम आ रहा है, एसेट्स को अगर आपने बेच दिया है, सेल कर दिया है, तो क्या आप एसेट्स को बेचने के लिए खरीदे हुए थे? क्या आपका वो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है एसेट्स बेचना? नहीं है। तो इससे जो इनकम, इससे जो रिसीट जनरेट होगा, ये आपका कैपिटल रिसीट है। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स से का सेल करने से, या इन्वेस्टमेंट अगर आपने रखा हुआ है, आप इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपका, ठीक है, और आपने उसको सेल कर दिया, तो ये जो रिसीट है आपका वो कैपिटल रिसीट है। क्योंकि आपका नेचर ऑफ बिजनेस ये है कि आपका एसेट्स बेचने का काम नहीं है, आपका प्रोडक्शन प्रोसेस का मान लीजिए काम है, ट्रेडिंग का काम है, सर्विस प्रोवाइडिंग का काम है। तो उससे जो इनकम है वो आपको रेगुलरली होता है, हमेशा हमेशा रेकरिंग नेचर का हो रहा है, तो वो आपका रेवेन्यू है। बट एसेट्स बेचने का काम आपका बार बार नहीं है, इसलिए इस एसेट्स बेचने से जो रिसीट आएगा, जो इनकमिंग आएगा, जो आपने रिसीव किया अमाउंट, वो कैपिटल रिसीट होगा। क्लियर है? दूसरा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ओनर। अच्छा ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन है वो अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, तो बिजनेस के लिए हमने बताया था एंटिटी कॉन्सेप्ट में पहले ही कि एंटिटी कॉन्सेप्ट में ओनर जो है और बिजनेस जो होता है वो सेपरेट एंटिटी है। तो अगर ओनर बिजनेस में कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है तो क्या ओनर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बार बार करता है? क्या उसका नेचर रेकरिंग है, हर दिन करता है?
ठीक है, बिजनेस प्रोसेस कैपिटल का इंट्रोडक्शन से चलता है? नहीं चलता है। बिजनेस चलता है कैपिटल से, ये बात सही है, लेकिन एक बार कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया तो बिजनेस चालू है। 2 बार कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, इस साल में एक बार कभी होगा, 5 साल में कभी एक बार होगा, 2 साल में कभी एक बार होगा, तो वो कैपिटल इंट्रोडक्शन जो ओनर के द्वारा होगा वो कैपिटल रिसीट होगा बिजनेस के लिए। जब बिजनेस में वो आएगा, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट ही नहीं है। जब आप रिसिप्ट दिखाएंगे तो वो आपका कैपिटल रिसिप्ट जो है रेगुलर रिसिप्ट है नहीं, ठीक है, इसलिए हम लोग उसको ऑनर जो कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल, उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट में रखेंगे। दूसरा, लोन या बोरोइंग्स, हम क्या लोन लेते हैं? क्या मेरा बिजनेस डेली बेसिस पे लोन लेने का है? क्या लोन रेकरिंग नेचर पे लेते हैं हम लोग? साल में कभी एक बार, 2 बार, 3 बार, एक फाइनेंशियल ईयर में 2 बार लोन हुआ, 3 बार लोन हुआ, या पूरा 5 साल के पीरियड में 1 बार, 2 बार, 4 बार लोन होगा? तो लोन का जो अमाउंट हम बोरो किए, जो रिसीविंग होगा, जो रिसिप्ट अमाउंट है लोन का, वो कैपिटल रिसिप्ट होगा, ठीक है। कब होगा? अच्छा, एक चीज और भी है, कैपिटल, हम कैपिटल रिसिप्ट को दिखाते कहां है? तो कैपिटल रिसिप्ट को इट इज शोन इन द बैलेंस शीट। वैल्यू डिटोरिएट कराते हैं। मान ली कोई एसेट्स आपका 5 लाख का है और उसमें 5 एसेट्स का वैल्यू था, मान ली 5 कार्स है और 5 लाख का है, उसमें एक कार आपने 1 लाख में बेच दिया, तो वैल्यू कितना बचेगा? 4 लाख। तो ये क्या होगा? बैलेंस शीट में इसको डिटोरिएट करके बढ़ा के दिखाते हैं, सॉरी, कैपिटल रिसिप्ट को हम लोग बैलेंस शीट में बढ़ा के दिखाते हैं। मान ली कैपिटल कंट्रीब्यूशन हुआ, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन हुआ तो पहले 1 लाख का कैपिटल मान ली किसी ओनर ने इंट्रोड्यूस किया था, अब वो 2 लाख और कैपिटल लेके आ गया, तो अल्टीमेटली कैपिटल उसका कितना हो गया? 3 लाख हो गया। तो कैपिटल जो रिसीट है इसको हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। क्लियर है? चलिए, चाहे वो घटा के, जैसे मान लिया एसेट्स सेल कर दिए तो एसेट्स का वैल्यू डिटोरिएट कर गया, तो अल्टीमेटली शो तो बैलेंस शीट में ही किए, ठीक है। और अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन हुआ, मान लिया आपने लोन ले लिया, तो लोन लिया तो क्या होगा? लायबिलिटी आपका बढ़ गया, तो अल्टीमेटली इसको भी बैलेंस शीट में ही हम लोग दिखाते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट को हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट को, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होगा? इसमें जो मनी रिसीव हम करते हैं, इसमें जो फंड रिसीव होता है, इसमें जो इनकम रिसीव होता है, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है, फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, फ्रॉम गुड्स, सेल गुड्स और सर्विसेज, नॉट सेशंस, सर्विसेज, ठीक है। मनी रिसीव्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। देखिए, बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट आपने क्यों किया है? गुड्स सेल करने के लिए या सर्विसेज सेल करने के लिए। तो उस गुड्स को सेल करने से या सर्विसेज को सेल करने से जो भी आपको इनकम हो रहा है, वो जो भी आपको रिसीट हो रहा है, वो रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा, ठीक है। वो पैसा क्या कहलाएगा? रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा। और इसका नेचर क्या है? रेवेन्यू है तो रेकरिंग है, रेकरिंग नेचर का है, इसलिए हम लोग इसको, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने से इनकम आता है वो रेवेन्यू रिसीट है। अच्छा, मनी रिसीव फ्रॉम रेंटल ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ बिजनेस। आपके पास बहुत सारा एसेट्स है, ठीक है, उस एसेट्स को आपने रेंट पे दे दिया, और आपका ये बिजनेस का पार्ट है कि एसेट्स को आप रेंट पे देके उससे बिजनेस कमाते हैं, ठीक है। उस एसेट्स का यूज आप रेंटल इनकम के लिए करते हैं, तो उस इनकम को, उस रिसीट को आप क्या कहेंगे? रेवेन्यू रिसीप्ट। क्लियर है? मनी रिसीव फ्रॉम रेंटल ऑफ अदर सोर्सेस ऑफ बिजनेस। अच्छा, इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन, डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, कोई बिजनेसमैन है, कोई व्यापारी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनकम कमाता है इन्वेस्टमेंट करके। मान लीजिए शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है, वहां से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, या किसी को वो लोन पे पैसा देने का उसका व्यवसाय है, बिजनेस है, ठीक है, और वहां से उसको इंटरेस्ट का पैसा आता है, ठीक है, वहां से उसको कमीशन आ रहा है, वहां से उसको जो है डिविडेंड अमाउंट आ रहा है, तो वो उसका क्या कहलाएगा? रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा। तो इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम, कमीशन का इनकम, ये सारा इनकम जो है आपका रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा। क्लियर है? अब ये कहां दिखाते हैं? सबसे बड़ा बात है कि रेवेन्यू रिसीट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम के रूप में दिखाते हैं। रेवेन्यू रिसीट को कहां दिखाते हैं? इसको पार्ट ऑफ इनकम के रूप में इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट समझ में आ गया। जहां कैपिटल रिसीप्ट कभी कभार होता है, कभी कभार रिसीव करते हैं, और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं रहता है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस गुड्स का सेलिंग है और सर्विसेज का प्रोवाइडिंग करना है, और उससे जो इनकम आएगा वो रेवेन्यू होगा। अदर देन किसी भी तरह का रिसीट अगर हम करते हैं जो रिसोर्सेज को बेच के करते हैं, मान ली कोई एसेट्स को बेच देते हैं, इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, लोन एंड बोरोइंग करते हैं, तो ये इस तरह का रिसीप्ट जो है कैपिटल रिसीप्ट होगा। और बाद बाकी जो रेवेन्यू रिसीप्ट, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है रिसीप्ट, वो मेरा रेवेन्यू रिसीप्ट कहलाएगा। क्लियर है? अब हम आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। तब हम आगे पढ़ेंगे और कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं। सबसे पहले छोटा सा रिकैप एक हम लोग देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर एक्चुअल में कहते किसको हैं सर? टोटल एक्सपेंडिचर को हम किस पार्ट, 2 पार्ट में बांटते हैं, कैसे बांटते हैं, कौन कौन सा पार्ट क्या कहलाता है ना? पार्ट वो कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का वो पार्ट
जो एक्सपेंडिचर अपने लोग किए, जो कॉस्ट आउटफ्लो हुआ, जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ किसी भी रूप में, चाहे आपने उसका पेमेंट आज किया हो या नहीं भी किया हो, बेनिफिट अगर आज इस फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने उस एक्सपेंडिचर को इनकर्ड किया, उस फाइनेंशियल ईयर में मिला, या आने वाले फाइनेंशियल ईयर में उस कॉस्ट का, उस एक्सपेंसेस का बेनिफिट मिलेगा, तो दो पार्ट में उस टोटल बेनिफिट के आधार पे कॉस्ट को हम लोग बांटेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी कॉस्ट को दो पार्ट में बांटने के लिए मेरा आधार क्या है, इनकम कैसा हो रहा है, बेनिफिट कैसा, वो कॉस्ट जो है बेनिफिट किस तरह से जनरेट कर रहा है। अगर कोई खर्चे जो मैंने इस बार किया और बेनिफिट इसी फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ मिल रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए 23-24 फाइनेंशियल ईयर मेरा है, ठीक है, 23-24 फाइनेंशियल ईयर है, 23-24 का मेरा फाइनेंशियल ईयर है, और इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने कोई खर्चा किया और इसका बेनिफिट सिर्फ इसी फाइनेंशियल ईयर में मिला है, तो वो एक्सपेंसेस सिंपल है, वो खर्चा का बेनिफिट इसी फाइनेंशियल ईयर में मिल गया, इसका मतलब उसका उस खर्चे का बेनिफिट अगले फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिलेगा, इसलिए उस पोर्शन को एक्सपायर्ड पोर्शन कहेंगे, एक्सपायर्ड कॉस्ट कहेंगे। कॉस्ट का वो पोर्शन जिसका बेनिफिट आने वाले फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिलेगा आपको, तो वो एक्सपायर्ड कॉस्ट कहलाएगा। तो एक्सपायर्ड कॉस्ट को ही एक्चुअल में हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, एक्सपायर्ड कॉस्ट को एक्सपेंसेस बोलते हैं, और कॉस्ट का वो पोर्शन जो आने वाले समय में बेनिफिट जनरेट करेगा। मान लीजिए एक्सपेंसेस आपने 1 लाख रुपया अभी किया, कब किया, 2023-24 में, और इसका बेनिफिट जो है आने वाले 5 फाइनेंशियल ईयर्स में मिलेगा, 5 ईयर्स तक मिलेगा। तो ये जो पोर्शन है, मान लीजिए इस फाइनेंशियल ईयर में कितने का पोर्शन का बेनिफिट ले लिया आपने, 20,000 का बेनिफिट मान के चलिए। अगर आप पिक्टोरियल फॉर्म में इसको देखें तो इस एक्सपेंसेस का बेनिफिट जो है 5 ईयर्स में मिलेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड 5th ईयर। मान लेते किसी खर्चा का 5 ईयर्स में बेनिफिट है, और ये पोर्शन अगर आप पिक्टोरियल फर्स्ट ईयर का जो पोर्शन है, इसका ये जो 20,000 है, मान लीजिए इसमें 20,000, ये 20,000, ये 20,000 और ये 20,000, टोटल का जोड़िएगा तो आपका 1 लाख का टोटल एक्सपेंडिचर का 5 ईयर्स में बेनिफिट है। तो इस पोर्शन में जो फर्स्ट ईयर का बेनिफिट अगर आप देखें तो ये 20,000 का जो कॉस्ट है, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बेनिफिट नहीं दे पाएगा, इसलिए ये पोर्शन को, कॉस्ट के इस पोर्शन को एक्सपायर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, एक्सपायर्ड। ये बीत गया, खत्म हो गया, एक्सपायरी हो गया इसका। ठीक, अब ये बेनिफिट जनरेट नहीं कर पाएगा। अच्छा, बाद बाकी जो 4 साल का बचा हुआ खर्चा है, मतलब 80,000 का जो खर्चा है, ये पोर्शन अभी क्या कहलाएगा, अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड कॉस्ट मतलब कॉस्ट का वो पोर्शन, ठीक है, आउटफ्लो का वो पोर्शन, एक्सपेंडिचर का वो पोर्शन जो अभी एक्सपायर नहीं किया है, जिसका बेनिफिट आने वाले फाइनेंशियल ईयर में अपने को मिलना है, उस पोर्शन को ही हम एसेट्स कहते हैं मेरे भाई। उसी पोर्शन को हम लोग एक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, जो एक्सपायर्ड अभी नहीं हुआ है। कॉस्ट का वो पोर्शन, आउटफ्लो का वो पोर्शन, पेमेंट का वो पोर्शन जो बेनिफिट जनरेट करके आने वाले इकोनॉमिक फाइनेंशियल ईयर में देगा, ठीक है, जिसका बेनिफिट हम लोग आने वाले फाइनेंशियल ईयर में लेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। तो अब देखिए इसमें लिखा हुआ है एनी कॉस्ट, ठीक है, एनी कॉस्ट इनकर्ड, किसी भी तरीका का कॉस्ट इनकर्ड फॉर टेकिंग प्रेजेंट और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। देखिए भैया, जब हम लोग कॉस्ट करते हैं, जब कोई खर्चा करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, तो उस समय ये नहीं देखते हैं भैया वो बेनिफिट कब तक देगा, इस फाइनेंशियल ईयर में देगा, आने वाले समय में देगा, क्या देगा। मान लीजिए हमको खर्च कर दिया आज के डेट में, अब हम उसका एनालिसिस करेंगे क्या ये खर्चा बेनिफिट कब तक देगा, क्योंकि हमको जब सेग्रीगेट करना है कि वेदर ये पीएल का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा, मतलब रेवेन्यू जिस पीरियड में कमाए उस पीरियड का ये खर्चा बनेगा या नहीं बनेगा, या बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा। मतलब है बैलेंस शीट का पार्ट का मतलब वो एसेट्स रहेगा, मतलब वो बेनिफिट कब देगा। अगर वो एसेट्स है, मतलब अगर वो अनएक्सपायर्ड कॉस्ट है, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट मतलब जिसका बेनिफिट अभी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में मिलना है, तो वो पोजीशन स्टेटमेंट में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, वो पोजीशन स्टेटमेंट में चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। अगर वही खर्चा आपका एक्सपायर्ड कर गया, मतलब कॉस्ट का वो पोर्शन जो एक्सपायर्ड कर गया, मतलब जिसका बेनिफिट आपने ले लिया, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर उसका रेवेन्यू आपको मिल गया, इनकम आपको मिल गया, तो उसका उस कॉस्ट का उस पोर्शन को आप एक्सपायर्ड कॉस्ट कहेंगे, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होने का मतलब वो रेवेन्यू के अगेंस्ट में खर्चे में शामिल हो जाएगा। क्लियर है चीज की नहीं। तो पीएल में क्या हो जाएगा, एक्सपायर्ड कॉस्ट,
ठीक है, एक्सपायर्ड कॉस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और अनएक्सपायर्ड कॉस्ट को अनएक्सपायर्ड कॉस्ट को, मतलब कॉस्ट का उस पोर्शन को जो अभी अनएक्सपायर्ड है वो बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा, कॉस्ट का वो पोर्शन जो एक्सपायर्ड हो गया है जिसका बेनिफिट हमने ले लिया, मैचिंग कॉन्सेप्ट के आधार पे जब हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं तो रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड माइनस कॉस्ट ऑफ दैट पीरियड ये करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ दैट पीरियड में वो पीरियड तो अब एक्सपायर्ड कर गया, उसका बेनिफिट तो ले लिए, उसका मैचिंग रेवेन्यू तो हम लोग ले रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसलिए उसको एक्सपायर्ड कॉस्ट बोल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे। तो फिर से आइए, एनी कॉस्ट इनकर्ड फॉर टेकिंग, ध्यान रखना है कॉस्ट क्यों लगाते हैं, एक्सपेंसेस क्यों करते हैं, उद्देश्य क्या है। एक्सपेंसेस का उद्देश्य, कोई भी खर्चे हम लोग करते हैं बिजनेस व्यापार में क्यों करते हैं, बेनिफिट लेने के लिए भैया, सीधा सा चीज है। एक्सपेंसेस कोई भी, किसी को अगर भैया 2 रुपया खिलाते हैं, पीछे पीछे घुमाते हैं या कोई खर्च करते हैं बिजनेस व्यापार में भी, तो क्यों करते हैं, बेनिफिट लेने के लिए, सिंपल सा फंडा है। तो बेनिफिट कब, प्रेजेंट बेनिफिट या फ्यूचर बेनिफिट लेने के लिए करते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर या प्रेजेंट इकोनॉमिक बेनिफिट लेने के लिए करते हैं। द पेमेंट ऑफ विच, क्या कॉस्ट लगा दिया, सर पेमेंट भी कर दिए क्या, भैया जरूरी नहीं है। कॉस्ट लगना डजंट मीन्स कि पेमेंट हो जाना, कॉस्ट लगना मतलब मेरा आउटफ्लो हो सकता है, पेमेंट मैंने कर दिया हो या आने वाले समय में हम करेंगे, उसको भी कॉस्ट इनकर्ड कहेंगे। इवन आपने लायबिलिटी इनकर्ड किया हुआ है, अभी आपका लायबिलिटी है, मान लीजिए कि ऐसे खर्चे, जैसे मान लीजिए सैलरी स्टाफ को आपने रखा हुआ है, ठीक है, आपने प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम मान के चलिए, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने 3 साल का प्रीमियम एक ही बार पेमेंट कर दिया, 3 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम एक ही साल पेमेंट कर दिए, 10-10 हजार के रूप में 30,000 रुपये का पेमेंट आप आज ही कर दिए। तो प्रीमियम का जो पॉलिसी कवरेज होगा वो कितने दिन तक होगा, 3 साल तक होगा। तो पहला साल अगर अकाउंटिंग हम बनाते हैं, अगर मान लीजिए इंश्योरेंस प्रीमियम का टोटल पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन देखते हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो पहला साल में 10,000 का एक्सपेंसेस खत्म हो जाएगा, दूसरा साल में 20,000 का खत्म हो जाएगा, तीसरे साल में 10,000 का यहां, 10,000 का यहां, 10,000, तीनों साल में 10,000 का। तो फर्स्ट ईयर में कितना पोर्शन बैलेंस शीट में चार्ज होगा, बैलेंस शीट में चार्ज होगा ये पोर्शन जो अनएक्सपायर्ड है, मतलब 20। और फर्स्ट ईयर में कितना पोर्शन खत्म हो गया, कितना पॉलिसी कवरेज हो गया, तो फर्स्ट ईयर के लास्ट में पता चला कि 1 साल तो पॉलिसी कवरेज खत्म हो गया, अब आने वाले 2 साल तक ही मेरा कवरेज मिलेगा। तो आने वाला 2 साल तक मतलब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का जो कॉस्ट है वो अनएक्सपायर्ड कॉस्ट है आज के दिन में, तो इसको हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएंगे, बिकॉज ये अनएक्सपायर्ड कॉस्ट है। और आपको पता है अनएक्सपायर्ड कॉस्ट को ही हम एसेट्स बोलते हैं, एसेट्स का जो कैटेगरी है वो यही है कि वो अनएक्सपायर्ड कॉस्ट है, ठीक है। और दूसरा जो एक्सपायर्ड कॉस्ट है जिसका बेनिफिट हम ले चुके हैं, आने वाले समय में अब नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, तो वो मेरा एक्सपायर्ड कॉस्ट है और वो है 10,000 रुपया, और ये मेरा जाएगा पीएल का पार्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जानना आपके लिए कि कौन सा पोर्शन एक्सपायर्ड है, कौन सा पोर्शन अनएक्सपायर्ड है। फिर से देखते हैं, एनी कॉस्ट इनकर्ड फॉर टेकिंग प्रेजेंट और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, द पेमेंट ऑफ विच हैज बीन मेड और टू बी मेड इन फ्यूचर। मेड मतलब आज के डेट में आउटफ्लो चला गया, कैश पेमेंट हो गया, बैंक से पेमेंट चला गया। टू बी मेड मतलब लायबिलिटी इनकर्ड हो गया, आने वाले समय में पेमेंट करेंगे, तो कॉस्ट इनकर्ड तो हो गया आज के डेट में, पेमेंट भले उसका नहीं हुआ हो, कोई मतलब नहीं है, लायबिलिटी रखा हुआ है, ठीक है। इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर, तो कॉस्ट ही एक्सपेंडिचर है, याद रखिएगा भैया मेरे, कॉस्ट को ही एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अकाउंट्स में कॉस्ट मींस एक्सपेंडिचर। अब हम डिवाइड करेंगे एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं और लॉसेस किसको बोलते हैं और एसेट्स किसको बोलते हैं। इसी कॉस्ट का वो पोर्शन जो एक्सपायर्ड कर गया वो एक्सपेंसेस कहलाया, क्या कहलाएगा वो, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस है, वाइड डिफरेंसेस। देखिए बोलचाल की भाषा में एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में कोई अंतर नहीं है बोलचाल की भाषा में, लेकिन अगर आप डेफिनेशन वाइज चलते हैं, अकाउंटिंग टर्म में चलते हैं, तो एक्सपेंडिचर का मतलब कोई भी कॉस्ट है जो लगाते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट लेने के लिए, जिसका कि पेमेंट हुआ है या होने वाला है, उसको हम लोग एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। तो अगर उस कॉस्ट का वो पोर्शन जो बेनिफिट डिराइव करके दे दिया, जिसका बेनिफिट आगे फाइनेंशियल ईयर में नहीं हुआ, जिसका एलिजिबिलिटी जो है आपका एग्जॉस्ट कर गया, तो वो आपका एक्सपेंसेस हो जाएगा। एक्सपेंसेस मतलब वो कॉस्ट जो एक्सपायर्ड कर गया और जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बन जाएगा एक्सपेंसेस के रूप में, खर्चों के रूप में। अच्छा, जो पार्ट नहीं यूज हो पाया, ऐसा पार्ट जो अभी यूज नहीं हुआ है आगे जाके देगा, तो अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, जिसको कि हम लोग एसेट्स कहेंगे, ठीक है।
तो यहां देख लीजिए, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं प्रेजेंट इकोनॉमिक बेनिफिट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्रेजेंट इकोनॉमिक बेनिफिट अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, प्रेजेंट इकोनॉमिक बेनिफिट अगर हमको मिल जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे, ठीक है। पेमेंट प्रेजेंट इकोनॉमिक बेनिफिट अगर मिल गया, इसी फाइनेंशियल ईयर में मिल गया, तो रेवेन्यू पीरियड एग्जॉस्ट कर गया, अब आगे वाले बेनिफिट में नहीं मिलेगा, तो उस तरह के एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, क्योंकि मैंने ही पहले ही कहा है, एनी कॉस्ट इनकर्ड फॉर टेकिंग प्रेजेंट और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, अगर कोई खर्चे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट लेने के लिए किया है तो वो मेरा क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। सिंपल, अगर कोई खर्चे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट लेने के लिए किए हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स का पार्ट है, और एसेट्स मैंने कहा परमानेंट नेचर का होता है और बैलेंस शीट का पार्ट होता है, इसलिए हम लोग उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, जिसका पीरियड एग्जॉस्ट नहीं किया है। पीरियड एग्जॉस्ट नहीं किया मतलब बेनिफिट अभी मिलना है। एसेट्स को आप रखिए, बैलेंस शीट में सजा के रखिए, क्योंकि एसेट्स का बेनिफिट अभी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में आपको मिलेगा, इसलिए वो क्या कहलाएगा, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, जिसको कि हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। तो अनएक्सपायर्ड कॉस्ट को ही कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जिसका कि बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है। अच्छा, ये क्या है, एक्सपायर्ड कॉस्ट है, जिसका कि बेनिफिट प्रेजेंट है। प्रेजेंट यहां किससे है, तो फाइनेंशियल ईयर से है मेरे भाई, क्योंकि अकाउंट्स आप बनाते हैं फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर के लिए अकाउंट्स बनाते हैं, एनुअल पीरियड है, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाते हैं। अगर उस स्पेसिफिक पीरियड में बेनिफिट मिल गया तो उसी को कहते हैं प्रेजेंट इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना, ठीक है, क्योंकि पीरियड आपका एग्जॉस्ट कर गया। मैचिंग कॉन्सेप्ट याद करिए, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट याद कीजिए, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट याद कीजिए, ये सारा चीज इस कॉन्सेप्ट पे बेसिस है। क्लियर है? आप ये देखिए, अगर हम आगे बढ़ते हैं, एक्सपायर्ड कॉस्ट या लॉसेस। अच्छा, लॉसेस क्या है सर? एक्सपेंसेस का जो टाइम लिमिट है वो तो खत्म हो गया, बट बेनिफिट ही नहीं दे पाया सर। जैसे एक एसेट्स खरीद के लाए, ठीक है, एक एसेट्स खरीद के लाए और वो एसेट्स रखा और आग लग गया फैक्ट्री में, वो एसेट्स जल के बर्बाद हो गया, क्या वो बेनिफिट दे पाएगा? क्या आने वाले समय में देगा? क्या अनएक्सपायर्ड बेनिफिट कुछ है क्या? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कुछ मिलना है क्या? नहीं सर, अब वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे ही नहीं पाएगा। तो एक्सपेंडिचर का वो पोर्शन, कॉस्ट का वो पोर्शन जो अब कभी बेनिफिट नहीं दे पाएगा, वो लॉसेस कहलाता है। क्लियर है? तो एक्सपायर्ड कॉस्ट के अंतर्गत एक्सपेंसेस और लॉसेस आता है, जबकि अनएक्सपायर्ड कॉस्ट के अंतर्गत एसेट्स आता है। क्लियर है? अनएक्सपायर्ड कॉस्ट मींस एसेट्स और एक्सपायर्ड कॉस्ट मींस एक्सपेंसेस और लॉसेस, जो पीएल अकाउंट का पार्ट है। तो कॉस्ट का दो पार्ट, प्रेजेंट में बेनिफिट दे दिया या नहीं दे पाया बेनिफिट, चलिए ठीक है, बेनिफिट अब दे भी नहीं पाया और आगे भी कभी नहीं देगा, तो ये लॉसेस है। बेनिफिट दे दिया, एक्सपेंसेस है, बेनिफिट नहीं दे पाएगा, लॉसेस है। अगर आने वाले समय में बेनिफिट देगा तो अनएक्सपायर्ड कॉस्ट है और वो एसेट्स है। क्लियर है यहां तक? अब हम इसी के डेफिनेशन के बेस पर आने वाले समय में कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इजी वे में डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है चीज? नहीं, एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन आप समझ लीजिए, सारा चीज समझ लीजिए, और इसी के बेस पे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फटाफट हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे। ठीक है, फिर से एक बात देख लीजिए, द पीरियड, क्या लिखा हुआ है? द पीरियड और इफेक्ट ऑफ कॉस्ट, द पीरियड और इफेक्ट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड हैज बीन एग्जॉस्टेड। पीरियड खत्म, पीरियड खत्म, बेनिफिट ले लिए, पीरियड खत्म, बेनिफिट लिए या नहीं लिए, गोली मारिए। बेनिफिट ले लिए तो ठीक है, एक्सपेंसेस, नहीं लिए तो लॉसेस। तो पीरियड या इफेक्ट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड हैड बीन एग्जॉस्ट, अब उस कॉस्ट का बेनिफिट आपको नहीं मिलना है आने वाले समय में, ले लिए आप, वो जो एग्जॉस्ट कर गया, उसका जो लिमिटेशन था पीरियडिसिटी का, वो एग्जॉस्ट कर गया। एंड एक्सपायर एंड मैचिंग रेवेन्यू इज कॉल्ड एक्सपायर। अब रेवेन्यू को भी मैच कर लिया, क्योंकि उस एक्सपेंसेस उस पीरियड का था, उस पीरियड का रेवेन्यू के अगेंस्ट में चार्ज हो गया, तो वो क्या कहलाएगा आपका? एक्सपायर्ड कॉस्ट। जैसे एक्सपेंसेस या लॉसेस, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे बढ़ते हैं, पीरियड और इफेक्ट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड हैज नॉट बीन एग्जॉस्टेड, ठीक है, एंड एक्सपायर्स मींस द बेनिफिट कैन बी टेकन इन फ्यूचर, फ्यूचर में बेनिफिट मिलना है, इट is called unexpired cost, assets, and these are called capital expenditure. क्लियर है चीज? आगे बढ़ते हैं इस पे हम लोग। अब देखिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में थोड़ा सा एक डेफिनेशन है, डिफरेंसेस है, वो देख लीजिएगा। ठीक है, इसको आप जो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमेशा यूज होना है, और इस डेफिनेशन को आप कभी भी वन शॉट में रिवाइज करके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कहेंगे किसको, फिर से देख लीजिए, इसमें डेफिनेशन का बेस क्या क्या है, किस किस बेस पे हम लोग करते हैं? अमाउंट पेड और पेबल फॉर परचेज
और क्रिएशन, इफिशिएंसी, लाइफ, कैपेसिटी, इनहेंसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट बेनिफिट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप ये एक समझिए, मैंने शुरू में ही कहा कोई भी कॉस्ट इनकट करते हैं किसके लिए, देखिए बेनिफिट जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, भविष्य में मिल रहा है। तो अगर किसी भी एसेट्स का आप कैपेसिटी बढ़ा दीजिए, आज बढ़ा दीजिए कैपेसिटी, क्या उसका कैपेसिटी इसी पीरियड में खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। कैपेसिटी बढ़ा, अगर मान लीजिए आप किसी भी एसेट्स का लाइफ बढ़ा दीजिए, है ना, उसका इफिशियंसी क्रिएट करा दीजिए, कैपेसिटी क्रिएट करा दीजिए, ठीक है, और कोई एसेट्स ही बना दीजिए, नया एसेट्स क्रिएट कर लीजिए, क्या उसका बेनिफिट इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए है? नहीं सर। तो ये क्या कहलाएगा? इस तरह के एक्सपेंडिचर, इस तरह के आउटफ्लो, इस तरह के जो कॉस्ट है, पेमेंट है, उनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। क्यों? इससे क्या हुआ? एक्सपेंसेस किए, क्या हुआ इससे? लाइफ बढ़ गया सर, उस एसेट्स का लाइफ बढ़ गया सर, उस एसेट्स का इफिशियंसी क्रिएट हो गया सर, उस एसेट्स का कैपेसिटी बढ़ गया। तो उस केस में उस एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। दूसरा, एनी पेमेंट विच कैन बी रिफंडेड रिटर्न बैक आफ्टर सम इकोनॉमिक पीरियड। आज हमने खर्च किया है, बट वो सम टाइम्स बैक रिटर्न हो जाएगा। जैसे कोई डिपॉजिट, मान लीजिए पहले क्या होता था ना, टेलीफोन का हम लोग कनेक्शन लेते थे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता था। आज के डेट में भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कुछ प्रोजेक्ट लेते हैं, तो उनको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है, रिटेंशन रखाना पड़ता है, अपना पैसे कुछ अमाउंट की रिटेंशन करा के अमाउंट को रखा जाता है, ठीक है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में रखा जाता है। तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है? वो आने वाले समय में रिटर्न बैक होना है। आज मेरा खर्च लगा है सर, आज मेरा एक्सपेंडिचर हुआ है, कॉस्ट लगा है, बट वो आफ्टर सम टाइम्स जो है 3 इयर्स बैक, 4 इयर्स बैक, 2 इयर्स बैक, वो रिटर्न बैक हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर हम कहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं या रिटेंशन मेरा रखा हुआ है या मॉनेटरी मनी डिपॉजिट के रूप में अगर कहीं रखे हुए हैं, तो वो मनी मुझे रिफंड होने वाला है, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्लियर है चीज? Any payment which can be refunded or returned back after some economic period, इकोनॉमिक पीरियड के बाद वो पैसा रिफंड बैक हो जाएगा, वो पैसा रिटर्न बैक हो जाएगा, इसलिए हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। अच्छा, लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व, एक चीज और भी है कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो क्या होगा सर जी? इसमें लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व है, वो रेकरिंग नेचर का नहीं है, कभी कभार नहीं हो रहा है ना, सॉरी, ये रेकरिंग नेचर का नहीं है, ये कभी कभार हो रहा है, इसलिए इसमें ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व है। आप सिंपल समझिए, कोई एसेट्स का खरीदना और सैलरी पेमेंट करना या कमीशन पेमेंट करना या इंटरेस्ट पेमेंट करना, क्या दोनों सेम ही है? एसेट्स परचेज में इन्वॉल्वमेंट ऑफ अमाउंट जो है ज्यादा होता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली आप देखेंगे लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व रहता है। अच्छा, इसको कहां दिखाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को? सिंपल सा है, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट है मेरे भाई, और अनएक्सपायर्ड कॉस्ट को बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं, क्योंकि बेनिफिट अभी मिल रहा है, बेनिफिट आने वाले समय में मिलेगा, लाइफ बढ़ गया, एसेट्स का इफिशियंसी बढ़ गया, है ना, उसका जो है कैपेसिटी बढ़ गया, इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करने का पावर बढ़ गया, तो उस केस में उसको हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। दूसरा चीज है, सम ऑफ देम टू बी राइट ऑफ ड्यूरिंग द यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ एंड चार्ज एज एक्सपेंसेस लॉस है। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आज हो गया, क्या वो बेनिफिट जो है 5 इयर्स में अगर देगा तो पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर को धीरे धीरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं करेंगे? उस कैपिटल अकाउंट, उस कैपिटल एक्सपेंडिचर का स्पेसिफिक पोर्शन, जितना समय तक वो इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ है उसका, उस पोर्शन तक में स्पेसिफिक पार्ट को धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। यही मैंने डेप्रिसिएशन चैप्टर जब पढ़ाया था उसमें इसको बताया था। आप मेरा कंसर्निंग वीडियो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, उसमें इस चीज को देख सकते हैं कि किसी भी डेप्रिशिएबल एसेट्स का जो इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ है उसके एक स्पेसिफिक पोर्शन को ही हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कहां दिखाते हैं हम लोग? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। दूसरा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, रेवेन्यू मतलब रेकरिंग नेचर का है भाई, बार बार होता है, कभी कभार नहीं हुआ, बार बार हो रहा है, और अमाउंट इन्वॉल्व भी कैपिटल के जैसा नहीं है कि बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है, छोटा अमाउंट इन्वॉल्व रहेगा, लेकिन बार बार होगा, और जिसके लिए बिजनेस कर रहे हैं उस एक्टिविटी से रिलेटेड होगा वो, ठीक है। तो जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मनी पेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या एसेट्स का खरीदना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है? क्या रोज हम झोला उठाते हैं और जाके एसेट्स खरीद के लेते आते हैं? नहीं, ठीक है। बिजनेस व्यापार के लिए माल आएगा, गुड्स आएगा, ठीक है। अगर अपने कपड़ा का व्यवसायी हैं तो हमको रॉ मटेरियल जो कपड़े का है वो कहीं से हम परचेज करके लाएंगे, ठीक है, बट कपड़ा जिस पे बनता है, मशीन जो है, वो हम डेली बेसिस पे नहीं खरीदेंगे। अगर मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है तो वहां ईंट, बालू, गिट्टी जो भी है वो हम रेगुलर बेसिस पे खरीद के लाएंगे मार्केट से, लेकिन उससे रिलेटेड जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डिंग डिजाइन है,
बिल्डिंग डिजाइन कराने में जो खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट बिल्डिंग बनाने में जो मटेरियल अगर है तो वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, फिर धीरे 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 बिल्डिंग को बना के अगर हम सेल करते हैं, मेरा नेचर क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, सेलिंग का है। बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बेचते हैं, तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि हम जो खर्चा कर रहे हैं वो उसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट कितने दिनों तक मिल रहा है। अगर बेनिफिट सेम समय में आया, इसी इकोनॉमिक पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड में खत्म हो गया, एग्जॉस्ट कर गया, तो रेवेन्यू है, एग्जॉस्ट नहीं किया तो कैपिटल है। ठीक है, मनी पेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर परचेज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, मनी पेड फॉर रेंटल ऑफ अदर रिसोर्सेज। अब देखिए क्या है, जैसे अदर रिसोर्सेज के लिए भी, जैसे मान लिया मैंने बिजनेस में किसी दूसरे से कुछ और रिसोर्सेज ले लिया उधार में, अपने पास वो रिसोर्सेज, वो एसेट्स, वो मशीनरी, वो प्लांट मशीनरी या फर्नीचर्स नहीं है, बट उसका यूज है, जरूरत है अपने बिजनेस को, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे से रेंट पे ले लेते हैं। तो उसका जो रेंटल एक्सपेंसेस होगा हम लोग क्या करेंगे, उसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, क्योंकि वो पार्ट ऑफ बिजनेस है। उस तरह का एसेट्स हम लोग बार बार मार्केट से लाते हैं, रेंट पे उठाते हैं, यूज करते हैं, फिर लौटा देते हैं उसको। तो उस तरह के खर्चे, मनी पेड फॉर रेंटल ऑफ अदर्स रिसोर्सेज, दूसरे के रिसोर्सेज को अगर यूज करते हैं, उस पर रेंट पेमेंट करते हैं, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अच्छा, कमीशन एंड अदर फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, सीधे सी बात है, हम लोग किसी को सेल्स ज्यादा कराने के लिए कमीशन दे देते हैं, ये भैया मेरे क्या कराओ, मेरा सेल ज्यादा करवा दो, ठीक है, तो हम आपको 2% कमीशन दे देंगे। हाँ, जल्दी पेमेंट रिकवरी करा के ला दो, ठीक है, हमको पेमेंट जब मार्केट में मेरा फंसा हुआ है, जल्दी ला दो, 2% कमीशन। तो ये कमीशन क्या है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है भाई मेरे, ठीक है, इसलिए क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाएगा। ठीक है, कमीशन हो गया या अदर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट हो गया, ब्रोकरेज हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है, या किसी भी तरह के अन्य खर्चे जो हैं, अदर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो है, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, क्योंकि पैसा हम लाए हुए हैं, लोन बोरो किए हुए हैं, और लोन बोरो करके उस फंड को यूज क्या कर रहे हैं, बिजनेस में यूज कर रहे हैं, लॉन्ग समय के लिए यूज कर रहे हैं, लॉन्ग समय के लिए कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो पीरियडिकल दे रहे हैं, इसलिए पीरियडिकल इंटरेस्ट का जो पार्ट है वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाएगा। क्लियर है चीज, आइए आगे। इट इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पार्ट बनेगा। रेवेन्यू एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस या लॉसेस के रूप में दिखाएंगे। ठीक है, The benefit of expenditure cannot be taken in the future means these expired for always। देखिए मैंने कहा अगर कोई एक्सपायर किया तो एक्सपायर्ड फॉर ऑलवेज है, ऐसा नहीं कि वो कॉस्ट का बेनिफिट इस साल तो नहीं मिला भैया, 2 साल के बाद फिर से जनरेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कोई कॉस्ट एक्सपायर किया, इट मींस कि एक्सपायर्ड फॉर ऑलवेज, ये बेनिफिट अब आने वाले फाइनेंशियल ईयर में नहीं देगा। क्लियर है चीज, चलिए इसी डेफिनेशंस के बेस पे हम लोग आगे और देखते हैं। एक छोटा सा और टॉपिक है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअल में है एक्सपेंडिचर रेवेन्यू ही, बट डेफर्ड रेवेन्यू अमाउंट इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि नेचर ऑफ एक्सपेंसेस क्या है ना, वो बड़ा नेचर ऑफ एक्सपेंसेस रेवेन्यू का है, लेकिन अमाउंट इन्वॉल्वमेंट जो है लाइक कैपिटल है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट कैपिटल वाला ही देते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करके उसको वैल्यू को बुक ऑफ अकाउंट्स में दिखाते जरूर हैं, और उसके एक स्पेसिफिक पार्ट को धीरे धीरे राइट ऑफ करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देते हैं। ठीक है, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर क्या है, रेवेन्यू का नेचर है, बट वो बैलेंस शीट में कैसे चार्ज करते हैं, क्योंकि उसका बेनिफिट जो रेवेन्यू का है वो 1 ईयर में नहीं मिल रहा है, 2 ईयर्स 3 ईयर्स में मिल रहा है, इसलिए उसका पोर्शन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज एक ही बार में नहीं कर देते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल में वो डेफर्ड कर देते हैं। डेफर मतलब करना है, वो एक्सपेंसेस ही है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही पार्ट बनेगा, बट वो आज नहीं बनेगा, वो 2 साल 3 साल 4 साल के लिए डेफर्ड कर देते हैं। अमाउंट इन्वॉल्वमेंट हैवी है, बेनिफिट 2 to 5 ईयर्स में मिल रहा है और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज करना है, तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाएगा। ठीक है, द एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इन नेचर, देखिए नेचर क्या है, रेवेन्यू का ही नेचर है। आपको देखने के बाद जैसे एडवर्टीजमेंट, हैवी एक्सपेंडिचर, पता है आपको कि जब कोई कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो वो क्या करता है, हैवी एक्सपेंडिचर करता है मार्केटिंग पे, ठीक है, ताकि लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस हो, जानकारी हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, नेचर क्या है, एडवर्टीजमेंट का ही नेचर है। एडवर्टीजमेंट क्या है, नॉर्मल बिजनेस कोर्सेज में हमेशा होते रहता है, कोई भी बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट का, व्यापार का एडवर्टीजमेंट हमेशा करते रहता है, तो ये तो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, तो लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट नया लाता है, कोई प्रोजेक्ट जो है उसका नया आया हुआ है, प्रोडक्ट नया आया हुआ है,
है तो उसको एडवर्टीजमेंट ऐसा कराता है कि उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहे। स्टार्टिंग में ऐसा एडवर्टीजमेंट होगा जिसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो, ज्यादा समय के लिए टीवी पे दिखाया जाएगा, ज्यादा बड़ा बड़ा अखबार में पेपर में आएगा उसका, तो हैवी एक्सपेंडिचर होता है। नेचर एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसेस का ही है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस का है, वो इस साल की ये खत्म कहानी। लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर किया हैवी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट 2 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स तक मिलेगा, तो इस तरह के खर्चे का जो एब्जॉर्प्शन होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, जो एलोकेशन होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, वो 2-3 साल में होगा। इसलिए इस तरह के खर्चे को हम लोग डेफर्ड कर दे, मतलब इस तरह के खर्चे हम लोग डेफर्ड करते हैं। डेफर्ड मतलब आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, चलो अगले साल हम करेंगे चार्ज, अगले साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर चार्ज करेंगे, कुछ पोर्शन और अगले साल करेंगे, तो 2-3 साल में उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे राइट ऑफ करके चार्ज कर लेते हैं। तो इस तरह के खर्चे को हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आइए इसमें देख लीजिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। द एक्सपेंडिचर आर रेवेन्यू इन नेचर बट द बेनिफिट ऑफ विच इज लाइकली टू बी एक्सपायर्ड। क्या है लाइकली टू बी एक्सपायर्ड? इसका बेनिफिट जो है लगता है कि 2-3 साल में चलेगा इसका बेनिफिट। ठीक है, द बेनिफिट्स ऑफ विच लाइकली टू बी एक्सपायर्ड ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स, जनरली 2 to 5 years। ठीक है, whole of such expenditure is not debited to the profit and loss account of the current period but spread over the years for which the benefit is likely to last। कब तक? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कैसे चार्ज करते हैं? लगता है कि ये नहीं, एक एडवर्टीजमेंट आया था, मतलब ऋतिक रोशन ऐड करते थे, याद होगा आपको, हीरो होंडा का एडवर्टीजमेंट था, होंडा का, अब धक 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 वाला चलते रहता, और मतलब टीवी पे चलता था तो 2 मिनट 3 मिनट चलता था। एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट हैवी एक्सपेंडिचर, इसका बेनिफिट 5 ईयर 6 ईयर तक चला जाता था। ठीक है, मतलब ऐसा लगता था कि ये जो धक धक वाला मतलब एडवर्टीजमेंट है लोगों के दिलों पे धक धक आ रहा है ना, जिसका बेनिफिट जो है लगता था कि कंपनी को लगा कि चलो ठीक है, मतलब ऐसा हम एडवर्टीजमेंट बनाए हैं लोगों के दिलो दिमाग पे 4 साल तक रहेगा, 5 साल तक रहेगा, और कंपनी इससे बेनिफिटेड होते रहेगा 4 इयर्स 5 इयर्स तक। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो हैवी एक्सपेंडिचर था एडवर्टीजमेंट का, उसको बैलेंस शीट से धीरे धीरे करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज कराया गया। अच्छा, एक चीज ये भी है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को सर शो कहां करते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का वो पोर्शन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज अभी तक नहीं कर पाए हैं, राइट ऑफ नहीं कर पाए हैं, उसको तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज करते हैं। और उस पोर्शन को जो हर साल धीरे धीरे एक्सपायर करते जा रहा है एक एस्टिमेटेड लाइफ के हिसाब से, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं। ठीक है, तो कुछ पोर्शन बैलेंस शीट में जो अनएक्सपायर्ड है और कुछ पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ये। तो सर एसेट्स और इसमें क्या अंतर रह गया? तो अंतर है ये कि एसेट्स का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस था, तो सर पेटेंट राइट कॉपीराइट में बताया कि एग्जिस्टेंस नहीं है, तो उसका बात यह है कि उसमें एक लाइफ दिया हुआ इकोनॉमिक आपको एडजेक्टनेस है, इसमें कोई एडजेक्टनेस नहीं है। हो सकता है 3 इयर्स 2 इयर्स लाइकली टू बी, हो सकता है, उसके बेस पे आप कर दिए हैं। ठीक है, तो द होल ऑफ सच एक्सपेंडिचर The whole of such expenditure is not debited to the profit and loss account of the current period but spread over the years for which the benefit is likely to last. ठीक है, likely to last, and the rest amount shown under the asset side of the balance sheet until it's fully charged. Until it's fully charged for profit and loss account। जब तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे पूरा चार्ज नहीं करते हैं तो पार्ट को एसेट साइड में बैलेंस शीट में दिखाते हैं, अदरवाइज उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज करते चलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस जो है इस पे करते हैं जो कि आपको बताना है आप कितना समझे हैं अभी तक। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे और आप खुद इस पे पहले क्वेश्चंस को देखिए, समझिए। ठीक है, और इसमें आप अपने मन में ही सोचिए कि क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या इसमें कितना पोर्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कितना पोर्शन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? ये आप खुद से एनालिसिस कीजिए। हम एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो न्यू मशीनरी, ये कंपनी है वो नया मशीन परचेज किया हुआ है। ठीक है, और वो परचेज किया हुआ है 7,60,000 में। ठीक है, नया कंपनी है और वो कंपनी एक नया एसेट्स परचेज किया है 7,60,000 में। ठीक है, और 18,000 रुपये जो भी है वो स्पेंड किया है ऑन इट्स कैरेज, 18,000 रुपया कैरेज पे किया है और 71,500 जो है वो पेड किया है वेजेज फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। अब आप बताइए, है ना, एक एक्सपेंडिचर है 76,000 का, 18,000 का वो स्पेंड किया है उसके कैरेज पे। ठीक है, और 71,500 रुपया 71,500 वो स्पेंड किया है इंस्टॉलेशन पे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? अच्छा ये बताइए, टोटल कॉस्ट 7,60,000
18,000 और 71,500, ये टोटल कॉस्ट हुआ। कॉस्ट किया, क्या इसका बेनिफिट आने वाले समय में मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ सर, आने वाले समय के लिए है। ये पूरा का पूरा टोटल कॉस्ट को जोड़ लीजिए और सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है, ये हम बताए थे आपको ओरिजिनल कॉस्ट निकालते समय कॉस्ट कॉन्सेप्ट में। ये सारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट का है और सारा का सारा एसेट्स का पार्ट बनेगा, इसलिए एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दूसरा, अ सम ऑफ 10,000 वाज स्पेंट ऑन पेंटिंग द न्यू फैक्ट्री। अब देखिए क्या है, नया फैक्ट्री के पेंटिंग पे, एक नया फैक्ट्री सेटअप आपने लगाया और उस फैक्ट्री सेटअप में के लिए पेंटिंग वेंटिंग करने के लिए 10,000 रुपया आपने खर्च किया। क्या ये 10,000 रुपया रेवेन्यू बेनिफिट एक्सपेंसेस है? क्या इसका बेनिफिट इसी फाइनेंशियल ईयर तक है? क्या जो बिल्डिंग है वो चकाचक इसी फाइनेंशियल ईयर तक रहेगा? नहीं सर, फैक्ट्री बिल्डिंग का जो पेंटिंग का इफेक्ट है वो 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स तक रहेगा, इसलिए 10,000 का जो एक्सपेंडिचर है ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंसेस। ठीक है, अच्छा, 5,000 पेड फॉर द क्रिएशन ऑफ द न्यू मशीन। अब देखिए, इरेक्शन ऑफ द न्यू मशीन, नया मशीन का इरेक्शन करवाया। इरेक्शन मतलब उसको लगाया, इंस्टॉलेशन, इरेक्शन मतलब इंस्टॉलेशन होता है। ठीक है, इरेक्ट कराया, उसको लगाया, नया मशीन खरीद के लाया, उसका इरेक्शन में 5,000 रुपीज खर्च हुआ, है ना, जो लगाने आया इंस्टॉलेशन चार्ज 5,000, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्योंकि हम बताए थे कोई भी एसेट्स का पुट टू यूज, जिस दिन तक वो एसेट्स इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देने लगा तब तक का सारा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है और वो एसेट्स का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? 5,000 पेड फॉर द इरेक्शन ऑफ द न्यू मशीनरी, ये भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा, 2,000 वेर स्पेंड ऑन द रिपेयर्स बिफोर यूजिंग ए सेकेंड रिसेंटली, यूजिंग अ सेकेंड रिसेंटली। अब क्या है, कोई ऐसा मशीन है जो पहले यूज होता था दूसरे कंपनी में, हम लोगों ने उसको परचेज किया, सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज किया और उसके रिपेयरिंग पे, ओवरवेलिंग पे, है ना, पूरा, जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस में लाने के बिफोर, प्रोडक्शन प्रोसेस में लाने के पहले उस एसेट्स का पूरा ओवरवेलिंग करवाया। पुराना एसेट्स था उसका पूरा ओवरवेलिंग करवाया, रिपेयरिंग मेंटेनेंस कराया, जो भी कल पुर्जे उसमें खराब थे उसको ठीक करवाया और कुछ खर्चे कर लिए मैंने उस चीज के लिए। तो वो खर्चा क्या कहलाएगा? क्या उससे इफिशिएंसी नहीं बढ़ा? यस सर बढ़ा। क्या उससे लाइफ नहीं बढ़ा? हाँ सर बढ़ा। क्या उससे कैपेसिटी बढ़ा? हाँ सर बढ़ा। अगर ये सारा चीज बढ़ता है, लाइफ बढ़ा, कैपेसिटी बढ़ा, इफिशिएंसी बढ़ा, यूजफुलनेस बढ़ा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया, तो वो सारा खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो ये खर्चा सेकेंड हैंड मशीनरी भी है, फिर भी लेकिन आप सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज किए, उसके इंस्टॉलेशन पे भी सारा खर्चा, उसके ओवरऑलिंग पे भी सारा खर्चा ही के कारण उसका इफिशिएंसी बढ़ता है, इसलिए हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के श्रेणी में रखेंगे। क्लियर है? अब 1,500 रुपया वेर स्पेंड ऑन द रिपेयर ऑफ ए मशीनरी हैंड जनरेटर परचेज। अब सिंपल है, एक मशीनरी परचेज किए, उस पर 1,500 रुपया आपने खर्चा कर दिया, लाने में, ले जाने में, इंस्टॉलेशन में, तो वो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब आगे देखिए, 10,000 वेर पेड एज ब्रोकरेज ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ इशू वेयर 25,000। अब सिंपल समझिए, आप एक कंपनी है, ठीक है, आप एक कंपनी है और शेयर इशू करते हैं। ठीक है, हम बताएंगे कंपनी कैसे शेयर इशू करती है, क्या प्रोसेस है उसका। तो अगर आप कंपनी है और शेयर इशू करते हैं और शेयर इशू करने के लिए आपने ब्रोकर को रखा हुआ है कि भाई मेरा शेयर बिकवा दो, ठीक है, मेरे शेयर्स को मार्केट में प्लेस करा दो और हमको अमाउंट जो है वो पैसा ला के दे दो, ठीक है, मतलब मेरा शेयर को बिकवा दो, तो उसके लिए आपने ब्रोकरेज दिया हुआ है किसी को, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी एक्सपेंडिचर क्या है आपका पार्ट। अच्छा, क्या शेयर बार बार इशू होता है? डेली बेसिस पे शेयर इशू कर रहे हैं, आपका काम ही है शेयर इशू करना, रेकरिंग नेचर का बिजनेस है आपका, शेयर इशू करना, सेल एंड सर्विसेज कुछ नहीं है, खाली शेयर इशू करो, नहीं, शेयर इशू करना कभी कभार होता है, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस के दौरान, इसलिए वो अमाउंट ऑफ वो रिसीट जो कहलाएगा वो रेवेन्यू रिसीट नहीं होकर कैपिटल रिसीट है। शेयर इशू का जो पैसा है, जैसे हम बताए थे लोन एंड बोरोइंग का पैसा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन का पैसा, तो शेयर इशू किस लिए करते हैं? कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, शेयर होल्डर से पैसा आता है, तो ये कैपिटल रिसीट है। और उस रिसीट को लाने में अगर हमने ब्रोकरेज दिया हुआ है तो ब्रोकरेज बार बार नहीं दे रहे हैं, या कोई गुड्स खरीदने के समय नहीं दिए, या सर्विसेज परचेज करते समय ब्रोकरेज नहीं दिए हुए या कमीशन नहीं दिए हुए, अगर यही हम गुड्स खरीदते समय कमीशन देते, ब्रोकरेज देते, तो ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता। लेकिन यहां हमने लोन लेने के लिए, कभी कभी नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन लोन लेना चाहते हैं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, किसी ब्रोकर के पास जाते हैं, किसी एजेंट के पास जाते हैं, वो कुछ पोर्शन ऑफ कमीशन लेता है और आपका लोन फाइनेंस करवा देता है बैंक से, उसका कुछ मान लीजिए रिलेशन है बैंक से और वो आपको कमीशन लेके जो है लोन फाइनेंस करवा देता है, तो वो जो कमीशन का अमाउंट है क्या कहलाएगा? वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। याद रखिएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं है, आपका कैपिटल एक्सपेंसेस है। तो यहां भी अगर 10,000 रुपया आपने ब्रोकरेज पेड किया हुआ है और शेयर इशू करते समय, और या अदर 25,000 रुपया भी आपने शेयर इशू करते, मतलब किसी भी तरह का खर्चे आप फंड लाने के लिए, कैपिटल लाने के लिए लोन लेने के लिए किए हुए हैं, उस सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्लियर है चीज? अब आइए, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां जाएगा सर जी? सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाएगा। क्लियर है?
अब दूसरा कुछ क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है इसको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू 10,000 का है, सोल्ड किए हैं, सोल्ड ऑफ एट 2500 रुपया, एंड न्यू फर्नीचर ऑफ द वैल्यू 26,000 रुपया वेर एक्वायर्ड, कार्टेज ऑन परचेज 5,000 रुपीज, ठीक है। 5,000 रुपीज हम लोग पेमेंट किए हैं कार्टेज भाड़ा। अब देखिए क्या है, बुक वैल्यू 10,000 का है, वो सोल्ड ऑफ कर दिए कितना में, 2500 रुपया में। 10,000 का बुक वैल्यू का एसेट्स को 2500 रुपया में बेचे। सबसे पहला काम कि 2500 रुपया में उसको बेचे। 10,000 का बुक वैल्यू का था, बुक वैल्यू का 10,000 का ही था मेरे भाई, बेचा कितना में, 2500 में। तो कैपिटल रिसीट कितना हुआ? क्या एसेट्स बार बार बिकता है? क्या एसेट्स बेचने का ही बिजनेस है आपका? आपका बिजनेस गुड्स बेचने का है, माल बेचने का है, सर्विसेज प्रोवाइड करने का है, तो उससे जो इनकम होगा वो रेवेन्यू इनकम होगा। लेकिन आपने एसेट्स बेच दिया, इन्वेस्टमेंट बेच दिया, तो उससे जो इनकम है वो कैपिटल, उससे जो रिसीट है वो कैपिटल रिसीट है। इसलिए यहाँ 2500 रुपया आपका कैपिटल रिसीट होगा, ना कि 10,000। गलती मत कीजिएगा, 10,000 का तो बुक्स में दिख रहा था, अगर उसको बिकना था तो 10,000 में बिकना था, लेकिन बिका 2500 में, तो 7,500 रुपया का आपको लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स हो जाएगा, वो लॉस कहलाएगा, ठीक है। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनेगा 7,500 रुपया, 7,500 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनेगा, क्योंकि वो एक्सपायर्ड कॉस्ट के श्रेणी में है। अभी जो जस्ट हम लोग देखे वो लॉसेस है, ठीक है। और ये 2500 रुपया जो है ये कैपिटल रिसीट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर ऑफ द वैल्यू 26,000 वेर एक्वायर्ड। अब नया फर्नीचर आपने खरीदा 26,000 रुपया का, ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जिसपे कि आपने भाड़ा दिया 5,000 रुपीज, 5,000 रुपये का भाड़ा दिया। तो 5,000 रुपये का भाड़ा नया एसेट्स खरीदने पे दिया। और मैंने कहा था कि जब तक कोई एसेट्स पुट टू यूज नहीं हो जाए, इकोनॉमिक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं। अच्छा, कितने बार क्या होता ना, एसेट्स खरीद के लाए, उसका ट्रायल रन चल रहा है 10 दिन तक, 1 महीने तक, तो ट्रायल चलते रहता है, उसमें मटेरियल डालते हैं, वो प्रोडक्शन करता है, वो मटेरियल खराब निकलता है, उठा के फेंक दो। फिर वो मटेरियल डाले, नया प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू किए, फिर खराब प्रोडक्शन आ रहा है, मतलब उसको ऐसा प्रोडक्शन हो रहा है कि आप उसको मार्केट में सेल नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा प्रोडक्शन जिसको आप मार्केट में सेल नहीं कर सकते, तो ट्रायल रन चल रहा है। कोई नया एसेट्स, बड़ा एसेट्स आता है तो उसका ट्रायल चलता है, ठीक है। 1 महीने तक, 10 दिन तक, 20 दिन तक उसका ट्रायल चलता है। उस ट्रायल के दौरान भी जो खर्चा होता है ना मेरे भाई, फर्स्ट कॉमर्शियल प्रोडक्शन होते समय तक का सारा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, और वो सारा खर्चा एसेट्स पे जुड़ जाता है, एसेट्स के कॉस्ट में जुड़ जाता है, और सारे खर्चे बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां भी 26,000 रुपया जो है, 5,000 रुपया वो कार्टेज में दिया हुआ है, नया एसेट्स को लाने के लिए दिया है, तो वो भी जुड़ जाएगा, कैपिटल का पार्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का। अच्छा देखिए, टेम्पररी हट्स वेर कंस्ट्रक्टेड। कभी कभी क्या होता है ना, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, बिल्डिंग बनते रहता है, बड़ा बड़ा बिल्डर्स बिल्डिंग बनाता है, या पुल बनाता है, ब्रिजेस बनाता है। जो ब्रिज बनता है 5 ईयर्स में, 4 ईयर्स में, तो अपने लेबरर्स को रखने के लिए टेम्पररी हट्स बनाता है, टेम्पररी कंस्ट्रक्शन करके रखता है, जो कि भाई बिल्डिंग बन रहा है, 5 साल में ये बिल्डिंग बनेगा, तब तक हट्स बना के रखे या झोपड़ी बना के रखे। अब उसमें क्या होगा, जो भी खर्चे हुए उस हट्स को बनाने के लिए, तो वो क्या होगा, किस तरह टेम्पररी है। देखिए, यहाँ नेचर में आप मत फंसिएगा, टेम्पररी हट्स है, नेचर टेम्पररी है, कोई परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। बना 5 साल के बाद जैसे वो बिल्डिंग बन के रेडी हो जाएगा, जैसे वो पुल, पुलिया, नदी, जो ब्रिजेस है नदी पर, वो बन के तैयार होगा, हम उसको हट्स को तोड़ देंगे। तो वो खर्चे भी टेम्पररी हट्स ही क्यों नहीं बनाए, क्योंकि वो कॉस्ट का पार्ट है, और ऐसा कॉस्ट जो रेकरिंग नेचर का नहीं है, रेगुलर नेचर का नहीं है, कभी कभार होता है। क्या टेम्पररी हट्स रोज बनता है, रोज टूटता है? नहीं, बना दिए, लेबर उसमें रह रहा है, जब काम कंप्लीट तो उसको आप तोड़ दीजिए। तो टेम्पररी हट्स वेर कंस्ट्रक्टेड जो 7,25,000 का है, ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, और टोटल कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है, जिसमें कि आप जिस चीज को बना रहे हैं, उसमें ये वाला कॉस्ट 7,25,000 भी जुड़ जाएगा, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। क्लियर है? These were necessary for the construction of the new building and were demolished when the building was ready. बिल्कुल सही है, बिल्डिंग रेडी हुआ, टेम्पोररी हट्स को तोड़ दिए, तो ये सारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर है? अब देखिए, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीन बाय न्यू वन। हाँ, पुराना ओल्ड मशीन आपके पास था 1 लाख वैल्यू का, आपको न्यू मशीन उसके बदले में मिल गया 1.5 लाख रुपए का, तो क्या हो गया, ये किस तरह का वैल्यू है, ये कैपिटल। इसमें क्या हुआ, अल्टीमेटली कोई एक्सपेंडिचर आपका हुआ नहीं है, लेकिन इसमें जो वैल्यू है, अगर 1 लाख का एसेट्स आपका किसी ने ले लिया और आपको 80,000 का एसेट्स का न्यू एसेट्स दे दिया। नहीं, कितने बार ऐसा होता है ना कि बुक्स में पुराना एसेट्स है, पड़ा हुआ है, अब अच्छे तरीके से यूज नहीं हो रहा, लेकिन मार्केट में एक ऑफर चल रहा है, एक्सचेंज ऑफर, तो हम लोग क्या करते हैं, पुराना वाला दे देते हैं, नया वाला ले लेते हैं। तो नया पुराना वाला बुक से क्या हो जाएगा, इस 1 लाख का बुक वैल्यू जो है, बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख,
ये मार्क बैलेंस शीट से हट जाएगा और नया बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे हम एसेट्स को दिखाएंगे, इस वैल्यू पे, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट में जो आज के डेट में वैल्यू है वो ये बुक वैल्यू के रूप में नहीं है, आपका एक्चुअल कॉस्ट देखा जाएगा। 1 लाख का बुक वैल्यू का एसेट्स रिप्लेस करके 80,000 का वैल्यू का एसेट्स नया मिला, मतलब 1 लाख वाला ओल्ड एसेट्स बुक में दिखा रहे थे 1 लाख में, आप इसको कन्वर्ट करा लिए और आपको जो नया एसेट्स मिला उसका न्यू प्राइस जो है, न्यू मार्केट वैल्यू है, न्यू प्राइस कह सकते हैं, वो है 80,000 रुपया। तो आप बुक्स में किस वैल्यू पे दिखाएंगे, नया जो वैल्यू होगा, न्यू वैल्यू जो होगा आपका एसेट्स का वो 80,000 होगा बैलेंस शीट में एसेट्स के रूप में, ठीक है। और 1 लाख का जो बुक वैल्यू पहले से दिखा रखे थे वो बैलेंस शीट से हट जाएगा। आप कहेंगे सर ये 20,000 क्या हुआ, ये 20,000 का भैया जी आपको लॉसेस हुआ, ठीक है, लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। सेल कंसिडरेशन के रूप में कुछ भी मिल सकता है आपको, सेल कंसिडरेशन के रूप में क्या मिला, उधर से नया एसेट्स मिल गया। तो नया एसेट्स जो नया बैलेंस शीट में जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें न्यू एसेट्स को 80,000 रुपये दिखाएंगे और ओल्ड एसेट्स अब हट जाएगा और जो 20,000 का लॉसेस हुआ वो लॉसेस होगा, लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, जिसको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप चार्ज कर देंगे, जो रेवेन्यू इन नेचर का होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया एक्सपेंसेस और लॉसेस रेवेन्यू इन नेचर है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अनएक्सपायर्ड कॉस्ट है वो कैपिटल नेचर का है, ठीक है। अब आइए, डैमेजेस पेड बाय द ट्रांसपोर्ट कंपनी टू इट्स पैसेंजर इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। अच्छा देखिए, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है और वो मान लीजिए गाड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब गाड़ी है ना, ट्रक है, और ट्रक चल रहा है, एक्सीडेंट हो गया और कुछ माल डैमेज हुआ, जो ट्रक वो कैरी कर रहा था, ढो रहा था, वो माल टूट गया, फूट गया, इस तरह का सारा चीज हो गया और उसके वजह से उसको लॉसेस हो गया। तो ये तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है तो एक्सीडेंट नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में होता है, 10 दिन 20 दिन 25 दिन 50 दिन, मतलब 1 साल में 1 बार 2 बार ऑन एन एवरेज होते रहता है। तो इस तरह का जो खर्चा है ये रेवेन्यू इन नेचर कहलाएगा। ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, ट्रक एक्सीडेंट करेगा ही करेगा, ठीक है, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है, इसलिए ये जो कहलाएगा ये रेवेन्यू इन नेचर कहलाएगा। क्लियर है चीज, ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनेगा। 40,000 वेयर स्पेंड, क्या लिखा हुआ है, 40,000 वेयर स्पेंड इन डिसमेंटलिंग, ठीक है, 40,000 वेयर स्पेंड इन डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द मशीनरी फ्रॉम ओल्ड साइट टू मोर सुटेबल साइट। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एक मशीन है, एक स्पेसिफिक साइट पे रखा हुआ है, ठीक है। अब हमको लग रहा है कि ये इस साइट पे इस मशीन को नहीं रखते हैं, इसको दूसरे साइट पे ले जाएंगे, वहां उसका ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन हम निकाल पाएंगे। तो एक मशीन को यहाँ से उठा के दूसरे जगह ले जाने में, एक्सट्रैक्ट कराने में, हटाने में, डिसमेंटलिंग का काम करवाना पड़ा, ठीक है। 40,000 वेर स्पेंट इन डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द मशीनरी फ्रॉम ओल्ड साइट टू अ मोर सुटेबल साइट। अब देखिए क्या है, 2 कहानियां हो सकता है। अगर उस मशीनरी को दूसरे जगह फिर से हम यूज करने के लिए ले जा रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं, यहां ओल्ड मशीनरी को उठाए उसको दूसरे साइट पे हम ले जा रहे हैं, तो वहां जो कैरेज का खर्चा है उसमें उसको डिसमेंटलिंग का जो टोटल पार्ट है, अगर हम रिपेयरिंग का काम करते हैं, सिंपल उठा के ले जाते हैं, कैरेज का पार्ट करते हैं, कैरेजिंग का काम करते हैं, ये सीधा का सीधा एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस होगा। हो सकता है मशीनरी मेरा यहाँ है, यहाँ 1 महीने यूज करते हैं, फिर दूसरी जगह उठा के फिर ले जाते हैं, वहां भी 1 महीने यूज करते हैं, फिर तीसरी जगह ले जाते हैं, वहां भी यूज करते हैं। अगर इस तरह का रेगुलर फ्रीक्वेंसी में हो रहा है तो ये रेवेन्यू इन नेचर कहलाएगा। बट यही अगर किसी फिक्स स्ट्रक्चर पे कोई मशीन है मेरा, ठीक है, किसी फिक्स्ड स्ट्रक्चर पे है और उस स्ट्रक्चर को डेमोलिश करना पड़ता है, फिर वहां से मशीन को किसी साधन के द्वारा उठा के दूसरे जगह लगाना पड़ता है, फिर उस स्ट्रक्चर को खड़ा करके फिर वहां मशीन को सेट करना पड़ता है, तो इसका जो खर्चा है ये मेरा कैपिटल इन नेचर होगा, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज ना करके बैलेंस शीट में चार्ज करते हैं। क्लियर है चीज की नहीं? तो यहां जो बोल रहा है 40,000 वेयर स्पेंड इन डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द मशीनरी फ्रॉम ओल्ड साइट टू मोर सुटेबल साइट, ये हम मान के चलते हैं कि यहां डिसमेंटलिंग का काम जो हुआ है ये उसके कैपेसिटी इनहेंसमेंट के लिए हुआ है, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्लियर है? रिमूवल ऑफ स्टॉक फ्रॉम वन ओल्ड साइट टू न्यू साइट कॉस्ट 20,000। देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है ना, रिमूवल ऑफ स्टॉक का स्टॉक मतलब जो गुड्स सेल, जिसमें सेल करते हैं, जिसमें ट्रेडिंग काम करते हैं हम, उसका रिमूवल के लिए एक जगह से दूसरे जगह नहीं होता। कभी कभी क्या होता है ना, एक एजेंट के पास माल आता है, हम रखवा देते हैं, आता है माल एक वेयर हाउस में रखवाए, वहां से फिर सुटेबल प्लेस पे दुकान पे लेके जाते हैं। तो दुकान एक आया माल, कहीं से मुंबई से माल आया, हम वेयर हाउस में रखवा दिए, और वेयर हाउस से दुकान पे लाने के लिए जहां मेरा प्रदर्शनी लगना है, जहां मेरा गुड्स सेल होना है, वहां लाते हैं गुड्स को। तो ये जो लाने का खर्चा है ना, ये सिंपल रेवेन्यू नेचर का होगा और ये कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। चलिए स्टॉक से रिलेटेड है इसलिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
फिर एक्सपेंडिचर और भी कुछ डिस्कस करते हैं, बस एक लास्ट डिस्कशन है, ठीक है। इससे हम लोग सारा क्लियर हो जाएगा कि किसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलेंगे, किसको कैपिटल एक्सपेंसेस बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए लिखता है ए सम ऑफ 32,000 रुपया 32,000 हैज बीन स्पेंट ऑन ए मशीन एज फॉलोज 20,000 रुपया फॉर एडिशन टू डबल द आउटपुट। देखिए क्या वर्ड यूज किया है, डबल द आउटपुट। आउटपुट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इफिशिएंसी बढ़ गया, कैपेसिटी बढ़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा। 5,000 फॉर रिपेयर नेसेसिटी फॉर क्या लिखा हुआ है, नेसेसिएटेड बाय नेग्लिजेंस। अब देखिए क्या होगा, है ना, 5,000 फॉर रिपेयर्स नेसेसिएटेड बाय नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंसी के वजह से 5,000 रुपया आपका लग गया। क्या इससे इफिशिएंसी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो ये नेग्लिजेंसी या इस तरह के जो खर्चे हैं जिससे कि इफिशिएंसी से कोई लेना देना नहीं है आपका, ये नहीं भी अगर ये खर्चा होता फिर भी मेरा एसेट सुरक्षित था, तो उस केस में इस तरह के खर्चों को कैपिटलाइज ना करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज करते हैं। नेग्लिजेंस की वजह से 5,000 रुपये चला गया, तो ये लॉसेस है, इसका बेनिफिट नहीं है, ये लॉसेस है, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज कर देते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस के रूप में। क्लियर है चीज, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7,000 फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट। हम सिंपल सा बात है, वॉर्न आउट पार्ट। अब देखिए क्या है, अगर कोई एसेट्स आप यूज करेंगे तो उसका रिपेयरिंग करना पड़ेगा। छोटे मोटे टुकड़े जो है, छोटे मोटे पार्ट्स, टूल्स जो है वो एसेट्स का बदलाते रहेगा, चेंजेज होते रहेगा। तो क्या अगर ओवरवाइलिंग करवाते हैं मान लीजिए, या बड़े खर्चे करते हैं जिससे कि उसका इफिशिएंसी बढ़ जाए, कैपेसिटी बढ़ जाए, लाइफ बढ़ जाए, तो उसको हम लोग रिपेयरिंग एंड एक्सपेंडिचर में नहीं रखते हैं। वो मेरा कैपिटल का एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाएगा, एसेट्स का कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो होता है किसी भी एसेट्स का, नॉर्मल रिपेयर, वो आपको इफिशिएंसी मेंटेन करना, दो चीज है, इफिशिएंसी बढ़ाना मेरे भाई और इफिशिएंसी को मेंटेन करना, ये दो बात होती है। अगर हम इफिशिएंसी बढ़ाने की बात करते हैं, कोई भी एक्सपेंसेस जिससे इफिशिएंसी मेरा बढ़ता है, कैपेसिटी बढ़ता है, लाइफ बढ़ता है, तो ये मेरा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। बट अगर हम यही इफिशिएंसी मेंटेन करते हैं, लाइफ उसका मेंटेन करते हैं, कैपेसिटी मेंटेन करते हैं, अब मान लीजिए एक रूम है उसमें एसी लगा दिए, एसी लगा दिए हैं जिससे कि मशीन का कूलनेस बना रहे, मशीन ज्यादा गर्म नहीं हो जाए, हीट नहीं हो जाए, तो एसी लगाने का जो खर्चा है ना, वो सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मान सकते हैं आप। समझ आया चीज कि नहीं? हो सकता है कि साल भर वो एसी चलेगा, अगले साल खत्म हो सकता है, 2 साल भी एसी चलेगा, फिर भी वो एसेट्स जो है वो एसी का कॉस्ट इस मशीनरी के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो इफिशिएंसी उसका मेंटेन करने के लिए लगाया गया। अगर हम पेट्रोल, मान लीजिए कोई मोबिल होता है, कोई गाड़ी है, कार है, और उसका वैल्यू जो भी हो व्हाटएवर, अगर उसको मोबिल चेंजेस करते हैं जिससे कि उसका इफिशिएंसी मेंटेन रहे, तो वो मोबिल चेंज करने का, ओवरवाइलिंग का, सर्विसिंग का चार्जेस जो एनुअली, मंथली या त्रिमासिक जैसे भी करते हैं, वो सारा उसका कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए कहलाता है। इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होगा। तो कैपेसिटी इनहेंसमेंट और कैपेसिटी मेंटेन, है ना, तो दो बातें हैं, मेंटेन रेवेन्यू, अगर कैपेसिटी इनहेंसमेंट तो कैपिटल। क्लियर है? आगे आइए, कंपनसेशन पेड। कंपनसेशन, आगे पढ़ते हैं। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन ए सिनेमा बिल्डिंग, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ए सिनेमा बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर वाज 2 lakhs, आउट ऑफ विच 20% रिलेटेड टू रिपेयर्स एंड 80% रिप्रेजेंटेड इंप्रूवमेंट एंड एडिशन। अब देखिए क्या है, सिनेमा हॉल का बिल्डिंग है, सिंपल सा बात है, सिनेमा हॉल का बिल्डिंग है, तो वहां क्या करना पड़ेगा, रिपेयर मेंटेनेंस तो कराते रहना पड़ेगा। कोई इधर थूक दिया, कोई इधर कर दिया, कोई इधर कुछ गड़बड़ कर दिया, है ना, तो उसमें क्या होगा, 20%। ट्रिपल सिंपल बोलता है कि सिनेमा हॉल का बिल्डिंग है, उसका जो एक्सपेंडिचर हुआ, उसका 2 लाख रुपया टोटल खर्चा हुआ, उसमें 20,000 रुपया वो रिपेयर से रिलेटेड है, तो रिपेयर मेंटेनेंस का काम तो रेगुलर काम है ना, इसलिए रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा। और 80% जो रिपेयर है रिप्रेजेंटेड इंप्रूवमेंट, क्या हुआ, हाँ ना, नया डॉल्बी साउंड लगा दिए, या पर्दा चेंज कर दिए, या अच्छा से छत का निर्माण कर दिए, कुर्सी चेयर जो है वो ठीक करवा दिए, तो ये सारा इंप्रूवमेंट है, इफिशिएंसी बढ़ा, कैपेसिटी बढ़ा, लाइफ बढ़ा, तो ये सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ठीक है, अच्छा, कंपनसेशन फॉर पेड टू अ रिट्रेंच एम्प्लॉय फॉर द लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब सिंपल समझिए क्या होता है, कभी कभी हम लोग एम्प्लॉय को भगा देते हैं, भागो यहाँ से यार, काम नहीं करना, तुम्हें काम लायक नहीं है, या मेरे पास ऑर्डर कम हो गया, ठीक है, ऑर्डर का कमी हो गया, तो हम लोग एम्प्लॉय को हटा देते हैं। तो एम्प्लॉय को हटा देते हैं तो एम्प्लॉय को कंपनसेशन देना पड़ता है। तो वो जो एम्प्लॉय कंपनसेशन है ये बार बार नहीं होता है, कभी कभी हम लोग छटनी करते हैं, ऐसा नहीं कि हर समय पर डे साल में 10 बार छटनी ही होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये कभी कभार होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब बुरा दिन देखना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसलिए वो सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में होगा। ठीक है, तो रिट्रेचमेंट का कंपनसेशन जो हटा, जो एम्प्लॉय गया अपने यहां से, है ना, तो उसको हम लोग कंपनसेशन जो पेमेंट किए, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। दूसरा देखिए, सेकंड हैंड फर्नीचर वर्थ 40,000 वेयर परचेज एंड रिपेयरिंग ऑफ दिस फर्नीचर, 15,000 रुपया लगा। द फर्नीचर वाज इंस्टॉल्ड बाय ऑन वर्कमैन, वेजेस फॉर दिस बीइंग 5,000। एक चीज और है, सेकंड हैंड मशीन खरीद के लाए, और मशीन खरीद के लाए 40,000 का, ठीक है, 40,000 में मशीन खरीदे,
और रिपेयरिंग ऑफ दिस फर्नीचर को लगा 15,000 रुपया, ठीक है, उस मशीनरी पे 15,000 रुपया का रिपेयरिंग का खर्चा लग गया। और मशीन को फर्नीचर को इंस्टॉल करवाया, ठीक है, पूरा फर्नीचर या मशीन को इंस्टॉल करवाया, कहता है ऑन वर्कमैन के द्वारा इंस्टॉल करवाया। ऑन वर्कमैन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे भाई, ऑन वर्कमैन करे या बाहरी वर्कमैन करे, आपका खर्चा सेकेंड हैंड मशीनरी पे हुआ है। अभी उस मशीनरी का यूज होना बाकी है, उस मशीनरी का कॉमर्शियल प्रोडक्शन होना बाकी है, इसलिए उस पर जितने भी खर्चे आएंगे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ टोटल खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 60,000 रुपये, ठीक है। तो 60,000 का टोटल खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा और बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अ पर्सन वाज इंजर्ड बाय द मोटर कार ऑफ द कंपनी 10,000 वाज पेड टू द बाय हिम बाय वे ऑफ कंपनसेशन, ठीक, सिंपल सा बात है। एक कंपनी का कार है, ठीक है, मान लीजिए मेरी एक कंपनी है और हम लोग कार ऑन करते हैं, कार का यूज क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है कार से आते जाते हैं। एक बार क्या हुआ, मैनेजिंग डायरेक्टर का ड्राइवर जो है किसी पर्सन को ठोक दिया, ठीक है, और ठोकने के बाद उसको 10,000 रुपये का कंपनसेशन देना पड़ गया उस पर्सन को। तो ये क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, क्या नेचर ऑफ बिजनेस है, ये क्या ये नेचर ऑफ बिजनेस है ना, कि भाई हम और डेली बेसिस पे मैनेजिंग डायरेक्टर जाएंगे और कार से किसी को ठोक देंगे, नेचर ऑफ बिजनेस है क्या, डेली होता है क्या, रेकरिंग है क्या, नहीं है सर। तो क्या ये कभी कभार होता है, 10,000 रुपया का है, कभी कभार होता है। तो सर 10,000 रुपया वैल्यू अमाउंट इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत शॉर्ट लग रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, है ना, गाड़ी होल्ड कर रहा है, कार होल्ड कर रहा है, तो उसमें 10,000 रुपया का एक नेग्लिजिबल अमाउंट है ना, इसलिए इसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंसेस के रूप में चार्ज कर सकते हैं। बट वहीं अगर कंपनसेशन 10 करोड़ हो जाए, या छोटी टर्नओवर वाली कंपनी है उसके लिए 10 लाख का कंपनसेशन पेमेंट करना पड़ जाए, या 1 करोड़ का कंपनसेशन पेमेंट करना पड़ जाए, तब ये पार्ट आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में इसको चार्ज कर सकते हैं। तो अमाउंट इन्वॉल्वमेंट का जो मैंने बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में अमाउंट इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है, ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व होता है। अदरवाइज क्या है, अगर नेग्लिजिबल अमाउंट है 10,000, 5,000, 8,000, तो इस तरह का हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंसेस ट्रीट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं, इसको ढोने का कोई फायदा नहीं है बैलेंस शीट में, ठीक है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इन स्पेशल एडवर्टीजमेंट ड्राइव, अब देखिए दैट इज इंपॉर्टेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और स्पेशल एडवर्टीजमेंट ड्राइव चला रहे हैं। वो नॉर्मल एडवर्टीजमेंट नहीं है कि भाई हाँ मैंने ये प्रोडक्शन बढ़ाया हुआ है तो हर साल इसका एडवर्टीजमेंट चल रहा है, हर पीरियड में हर दिन टीवी पे ऐड आ रहा है उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये तो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस कहलाएगा। बट एडवर्टीजमेंट कैंपेन हम चलाए और स्पेशल ड्राइव के लिए कोई नया प्रोडक्ट आया है उसके लिए हम चला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एक हैवी एक्सपेंडिचर कर दिया तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्लियर है, और कुछ है? अच्छा और भी है, क्वेश्चंस और भी हैं, छोटा सा एक बस जस्ट 1 और 2 मिनट्स देख लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है, फटाफट करा देते हैं, आपका और भी मजबूत हो जाएगा सारा चैप्टर्स, ठीक है। 5,000 रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर्स whose account was previously written off as bad debt। अब से सिंपल समझिए कितना इंपॉर्टेंट है ये कि एक कस्टमर से 5,000 रुपया भागते भूत की लंगोटी भली, वो लोग बोलता है ना, एक कस्टमर था अपना भाग गया था, है ना, बैड डेप्ट था, पैसा लेके भाग गया, उस अब क्या हुआ उससे 5,000 रिसीव हो गया, ठीक है, 5,000 रिसीव हो गया। तो इस तरह क्या होता है ना, नॉर्मल बिजनेस सर्कमस्टांसेस में इस तरह का केसेस होते रहता है, कस्टमर भागता है फिर बाद में कैसे कैसे करके उनसे कुछ ना कुछ वसूल किया जाता है, तो नॉर्मल बिजनेस सर्कमस्टांसेस में ये होते रहता है, इसलिए रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा, ठीक है। 20,000 रुपया रिसीव फ्रॉम अ सेल ऑफ ओल्ड मशीन। अब देखिए क्या है, ओल्ड मशीन, पुराना मशीन था आपके पास और आपने 20,000 रुपये में बेच दिया, मैंने पहले ही कहा फिक्स एसेट्स को बेचोगे भाई और पैसा मिलेगा तो ये कैपिटल रिसीट कहलाएगा, रेवेन्यू रिसीट नहीं है, रोज रोज नहीं करते हो ये काम, ठीक है। 2,60,000 रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, भैया स्टॉक इन ट्रेड है, ध्यान रखना है इस चीज को, स्टॉक इन ट्रेड है, मेरा काम क्या है, स्टॉक ही तो बेचना है, ट्रेडिंग का काम तो है, सर्विसेज प्रोवाइडिंग करने का तो काम है, उसके दौरान जो भी गुड्स हम बेचेंगे, स्टॉक बेचेंगे, वो मेरा रेवेन्यू पार्ट बनेगा, रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा। क्लियर है। 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स एज ए कैपिटल, पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन एज ए कैपिटल, मैंने पहले ही कहा कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा कौन, ओनर, पार्टनर, शेयर इशू करेंगे, डिवेंचर इशू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर, कुछ भी करो, कैपिटल कंट्रीब्यूट करके लाओगे, कैपिटल रिसीट कहलाएगा। क्लियर है चीज। अब है लोन लिया आपने 10 लाख पंजाब नेशनल बैंक से, कैपिटल रिसीव है, इन लोन लिए हुए हैं, बोरो किए हुए हैं, ये मेरा रेवेन्यू रिसीव नहीं है, कैपिटल रिसीव है, ठीक है। रिसीव 4 लाख है सब्सिडी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, अब देखिए क्या है, 4 लाख रुपए का सब्सिडी लिया हुआ है, सब्सिडी, ऐसा प्रोडक्शन मेरा है, ऐसा गुड्स का निर्माण हम करते हैं कि उसका जो कॉस्ट है सरकार बोल के रखा हुआ है भैया आप प्रोडक्शन करते जाओ, उसका टोटल कॉस्ट का कुछ परसेंटेज हम सब्सिडी के रूप में देते रहेंगे आपको, ठीक है। तो वो जो सब्सिडी मिल रहा है ना मेरे भाई, वो रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा, वो हमेशा मिलते रहेगा। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया हुआ है कि मेरे और स्टेट में आप बिजनेस डालिए और इस चीज का प्रोडक्शन कीजिए, हम आपको
इस कॉस्ट पे इतना का परसेंटेज का सब्सिडी देंगे। तो वो जो सब्सिडी है वो सब्सिडी रेवेन्यू इन नेचर है। अच्छा, वहीं अगर ग्रांट्स है तो गवर्नमेंट अगर ग्रांट्स दे रहा है, बोल रहा है 50 लाख का मशीन खरीद के लिखिए लाइए, और उसमें 20% मेरा रहेगा ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स, मदद, आर्थिक सहयोग, ठीक है। तो 50 लाख का मशीन में 20% सरकार बोला मेरा ग्रांट्स रहेगा, मतलब 10 लाख का मेरा ग्रांट्स रहेगा। तो अल्टीमेटली 10 लाख का जो सरकार पैसा देगा आपको ग्रांट्स के रूप में, वो कैपिटल रिसीट कहलाएगा। क्लियर है चीज? तो यहां सारा बात क्लियर कर देते हैं हम लोग। तो आज के चैप्टर्स में जो भी हम सीखे बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज्यादा मजा आया हम लोगों को, ठीक है। अगर आपको भी आया होगा मजा, अगर आपने इस वीडियो से कुछ बेनिफिट उठाया होगा और लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो था, तो आप इसको जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जैसे और भी लोग मुझसे जुड़ें और मेरे चैनल्स का जो ज्ञान प्रसारित हो रहा है कॉमर्स से रिलेटेड, उससे बेनिफिटेड हो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।